हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ सेक्शन नंबर 33 ए बी, जो कि सीएमए और सीएस स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन नंबर 33 ए बी, इसका नाम है टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। राइट डाउन। सेक्शन नंबर 33 ए बी, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। बच्चों, इस सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं उन एसएससीज के लिए जिनका काम है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी या रबर। तो अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी या रबर से रिलेटेड है तो आपके लिए सेक्शन बना है, जिसमें हम आपको यानी गवर्नमेंट आपको क्या देना चाहती है, कुछ डिडक्शन देना चाहती है। तो ढेर सारी पीजीबीपी में आपने डिडक्शन पढ़ी, उसी में से एक डिडक्शन है सेक्शन नंबर 33 ए बी। जी हां, सिर्फ ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी और रबर बिजनेसेस को। इज दैट क्लियर? इसमें लिखते हैं, राइट डाउन। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाई है, हर जगहों पर आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, तो यहां पर भी आपको कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जो पूरी करनी होंगी। जो कि पहली कंडीशन है, ऑल एसएससीज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी और रबर इन इंडिया इज एलिजिबल। सारे एसएससीज जो भी ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी या रबर का काम करते हैं ना, उन सब के ऊपर ये सेक्शन एलिजिबल है। ठीक है जी। नंबर 2, क्या करना होगा आपको इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए? क्या करना होगा? राइट डाउन। एसएससी मस्ट डिपॉजिट an amount in special account under NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर, याद है आपको, पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का नाम सुना है आपने? नबार्ड इन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम in accordance with provisions of टी बोर्ड। पता है, जैसे हमारे देश में कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही गवर्नमेंट ने हर प्रोडक्ट के लिए या हर इंडस्ट्री के लिए मैं कहूं, कुछ बोर्ड बनाए गए जो कि बहुत हमारे देश के लिए बहुत एसेंशियल है। जैसे कि टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, ऐसे बहुत सारे तरह के बोर्ड बनाए हैं। तो ये टी बोर्ड है या कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड, कह रहा जो भी इन लोगों ने प्रोविजंस बनाए हैं उस अकॉर्डिंगली अपने नबार्ड अकाउंट में पैसे जमा करा दिए और आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, यानी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। या फिर और एन अकाउंट मेंटेन्ड इन एनी बैंक
मेंटेन्ड इन एनी बैंक एज पर प्रोविजंस ऑफ, अगेन रेलेवेंट बोर्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? तो या तो आप नाबार्ड में एक स्पेशल अकाउंट में पैसे जमा करा दो, या बैंक में जाके आप पैसे जमा करा सकते हो एक स्पेशल अकाउंट में। वो स्पेशल अकाउंट का रिलेशन किससे होना चाहिए? वो प्रोविजन जो टी बोर्ड या कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड ने बनाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, तो ये तो हो गया शर्त कि भैया आपको इतना पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा अगर आपको डिडक्शन चाहिए। अब कितने टाइम के अंदर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है, इसका मतलब है आप ये जानना चाहते हो कि कितने टाइम में आप पैसा डिपॉजिट करो कि आपको डिडक्शन मिल जाए। तो लिखो टाइम ऑफ डिपॉजिट, द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 6 months from the end of previous year or before the due date of ITR, whichever is earlier। क्या मतलब है? कहता है आपको प्रीवियस ईयर के एंड से, मतलब अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर का एंड, तो बच्चों प्रीवियस ईयर का एंड क्या होगा? 31 मार्च। 31 मार्च से 6 महीने होते हैं 30 सितंबर। तो या तो 30 सितंबर लेंगे, सारे बच्चे बताओ, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच इज 31 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा, अब बताओ सारे बच्चे, अर्लियर क्या होगा? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई विल बी द लास्ट डेट। ये तो उन लोगों के लिए होगा जिनकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 जुलाई होती है। भाई कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिनकी ऑडिट मैंडेटरी होती है, उनकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जिनकी ऑडिट मैंडेटरी होती है उसकी होती है 31 अक्टूबर। ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर को जाती है, बट उनकी रिटर्न की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर तक का टाइम मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टाइम ऑफ डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। लिखो असेसी मस्ट ensure that accounts are audited by a chartered accountant। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना जरूरी है। तो ये पावर सीए को दी गई है दोस्तों, ठीक है जी। ऑडिट होना जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको ऑडिट करेगा तभी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? वरना आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। और ऑडिटर को कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है? इसके लिए फॉर्म 3AC। कौन सा? फॉर्म 3AC एक रिपोर्ट है जो इसके लिए, वो अकाउंट्स के लिए, इन अकाउंट्स के लिए ऑडिट करता है और वो ये फॉर्म सबमिट करता है गवर्नमेंट को। क्या मेरी बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 5, कंडीशन नंबर 5, क्वांटम ऑफ डिडक्शन। लिखो क्वांटम ऑफ डिडक्शन। आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी? क्वांटम ऑफ डिडक्शन, एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ द प्रॉफिट्स, विच एवर इज लेस। बताओ कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया या 40% ऑफ द प्रॉफिट, विच एवर इज लेस, इतने अमाउंट की आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन। इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या यह बात समझ में आ गई?
सो मैक्सिमम आपको इतने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। अब देखो एक और दिक्कत है, अब बच्चों का सवाल यह आ सकता है सर ये डिपॉजिट जो करा रहे हैं इसका फायदा क्या है? पता है जो डिपॉजिट करवाना है ना, ये जो पैसा आपने डिपॉजिट कराना है ये स्पेशल अकाउंट में कराना है। अब ये पैसे को ऐसे नहीं आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर लो, तो आपको वो पर्पस भी गवर्नमेंट ने, यानी अगर आप टी बोर्ड या कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड जिस भी बोर्ड के हिसाब से आप ये पैसा डिपॉजिट करा रहे हो ना, वही लोग बताएंगे कि इस पैसे को कहां यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अगर आपने उस पैसे को उसी पर्पस के लिए क्या किया, यूटिलाइज, तो हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन, वरना हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड जो भी रूल्स बनाएगा उस रूल्स के हिसाब से इस पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता दूं, उसके लिए गवर्नमेंट ने बताए हैं कुछ मशीनरीज, जिन मशीनरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, जितना पैसा डिपॉजिट कराया या 40% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज लेस, इससे ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिल सकती। अब ये पैसा जो डिपॉजिट कराया उस पैसे को आप कहां यूज कर सकते हो, तो आप डिपॉजिट वाला पैसे को यूज कर सकते हो कहां पे, मैं ये लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या फिर रबर बोर्ड। जी, तो डिपॉजिट कहां कराना है, डिपॉजिट कराना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड। तो जो भी मशीनरीज ये लोग रिकमेंड करेंगे उन मशीनरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। ठीक है। कंडीशन नंबर 7, इफ अमाउंट इज यूटिलाइज्ड एल्सवेयर, किसी और जगह पर यूज कर लिया, देन द डिडक्शन already taken shall become PGBP income in the year of misutilization. In the year of misutilization, जिस ईयर में मिस यूटिलाइज किया उस ईयर में वो इनकम बन जाएगी, उस ईयर में वो इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक नोट और लिखो, पॉइंट नंबर 8, कंडीशन नंबर 8, the new asset purchased as per the requirement of the scheme should not be sold, should not be transferred oblique sold for at least 8 years। 8 साल तक आप वो जो नया एसेट खरीदोगे ना वो आप बेच नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपने 8 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो वो एग्जेम्पशन जो आपने ली थी, ठीक है, इस नए एसेट को परचेज करने पर जो आपने पैसा डिपॉजिट कराया था, तो वो डिपॉजिट अमाउंट क्या हो जाएगी, उसको टैक्सेबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सो यू कैन नॉट सेल द एसेट फॉर एटलीस्ट 8 years। इज दैट क्लियर एवरीवन? except to government, local authority, statutory corporation और गवर्नमेंट कंपनी, इनको बेचोगे ना तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इनको बेचते हो 8 साल के अंदर अंदर तो हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, बट अगर किसी और को बेचा तो हम लोग उस पर क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? और इसके बाद का तो आपको काम पता ही है। पता है क्या? आपको पता है ना कि इसके बाद क्या होता है? अगर ये टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो आपको याद होगा रेशियो 60-40, याद है? इतना एग्रीकल्चर मान लेते थे और इतना नॉन एग्रीकल्चर, याद है कि नहीं याद? इतना एग्रीकल्चर मान लेते थे और इतना नॉन एग्रीकल्चर। कॉफी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो बताओ, तो इसके अंदर दो होते थे, एक ग्रोन एंड क्योर्ड, उसमें 75-25, एक ग्रोन रोस्टेड एंड क्योर्ड, इसमें 60-40, और एक बिजनेस होता था रबड़, रबड़ बिजनेस में 65-35। ये रेशियो बाद में हमें करना होगा डिडक्शन क्लेम करने के बाद। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? तो इस तरीके से हमारी ये कुछ कंडीशंस हैं। क्या मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, करोगे सॉल्व? आओ एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड इज a company engaged in growing and manufacturing rubber in India. ठीक है, रबड़ का काम करते हो आप। His total income, sorry, total income of X Limited from such business is ₹2 करोड़। कितना बिजनेस कर लेते हो? 2 करोड़ रुपए की इनकम हो जाती है फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। 23-24 में आपने कितने रुपए कमाए हैं? 2 करोड़। ठीक है जी। फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ही, सॉरी, एक्स लिमिटेड has deposited ₹1 crore 20 lakhs, 1 crore 20 lakh in rubber development account, rubber development account ठीक है, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम। ठीक है, डिडक्शन क्लेम करने के लिए उसने क्या किया? 1 करोड़ 20 लाख रुपए रबर डेवलपमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये कौन सा अकाउंट है? ये स्पेशल अकाउंट है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड। मुझे इनकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। ठीक है, मुझे इनकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं टोटल इनकम लिखूंगा। मेरी टोटल इनकम जो कि है 2 करोड़, उसमें मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं अंडर सेक्शन 33A(b), यानी टी कॉफी डबर डेवलपमेंट अकाउंट वाला। और इसके अंदर मैं कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? 40% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 2 करोड़, यानी 80 लाख रुपए। या फिर जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट कराया, अमाउंट डिपॉजिटेड, वो कितने? 120 लाख, यानी 1 करोड़ 20 लाख। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। सारे बच्चे बताओ लोअर अमाउंट कितना आया? 80 लाख। तो इतने अमाउंट की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। बताओ यस और नो। यहां पे आया 1 करोड़ 20 लाख, ये मेरी आ गई
इनकम, और इस इनकम में से मुझे 65% मेरी क्या मान ली जाती है, एग्रीकल्चर इनकम। तो 65% एग्रीकल्चर इनकम इसमें से क्या हो जाएगी, एग्जेंट। तो 1 करोड़ 20 लाख का 65% ये बन गया 78 लाख। इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों। समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया। 78 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और इसमें से कितना टैक्सेबल होगा, 42 लाख ये टैक्सेबल होगा। तो पहले आपको डिडक्शन क्लेम करनी है। डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो इनकम बचेगी ना, डिडक्शन माइनस होने के बाद, उस पे भी तो 65% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। तो ये होगी मेरी टैक्सेबल इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है, ठीक है जी। अब एक बात और बताता हूं। आपने डिपॉजिट कराया था, आपने डिपॉजिट कराया था 120 लाख। वो बात और है कि आपको डिडक्शन मिली कितने की है, 80 लाख में। आपने इस 80 लाख रुपए की मशीनरी खरीद ली। कितने की मशीनरी खरीद ली, पूरे 80 लाख की। और आपको ये बेचना नहीं था, बेचना नहीं था। आपने विद इन 2 ईयर्स इसको सेल आउट कर दिया। विद इन 2 ईयर्स इसको सेल आउट कर दिया। पता है कितने में, 60 लाख में। अब बताओ, आपने डिडक्शन क्लेम करी थी 80 लाख रुपए की, बट आपने इसको 60 लाख में बेच दिया। गवर्नमेंट कहता है कि आपको ये डिडक्शन जो मिली थी वो इस रीजन से मिली थी कि हम 80 लाख रुपए को आप कम से कम 8 साल तक इन्वेस्टेड रहने दोगे। अब आज अगर आपको 60 लाख रुपए वापस आ गए हैं, तो भाई आपने जो डिडक्शन क्लेम करी थी उसमें से 60 लाख रुपए जो वापस आए हैं, ये अमाउंट आपको क्या हो जाना चाहिए, टैक्सेबल। बट जब ये टैक्सेबल होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 65 और 35। बोलो यस और नो। बिल्कुल सही बात है। तो 65 35 यानी 60 लाख का 65% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो कि होगा 39 लाख। और बाकी के बचे हुए 21 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। ये बात समझ में आ गई। ये तब होगा जब आपने ऐसा किया तो। या फिर मैं कहूं ये 80 लाख रुपए ना आपने मिस यूटिलाइज कर दिए। अगर ये मिस यूटिलाइज कर दिए तो पूरे 80 लाख जिस ईयर में मिस यूटिलाइज किए उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएंगे। बट जब भी मैं मिस यूटिलाइज करने के बाद टैक्सेबल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, वही काम करूंगा, 65 35। क्या ये बात समझ में आई? ये तो मैंने एसेट बेच दिया तो बेचने का पैसा लिख दिया, बट अगर बेचा ना होता तो 80 लाख रुपए मिस यूटिलाइज होते तो वो मिस यूटिलाइज अमाउंट ही क्या हो जाता, टैक्सेबल, उसका 65 35। क्या ये बात समझ में आई? उस ईयर में जिस ईयर में मिस यूटिलाइज किया होता। तो मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन बता दिया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये है हमारा छोटा सा सेक्शन नंबर 33 AB। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी और भी क्लासेस के लिए, और भी टॉपिक के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।